एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं लीड कोड का बाई वीकली कॉन्टेस्ट 169 का ट्यूटोरियल। तो इसमें हम चारों प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मिनिमम मूव्स टू इक्वल एरे एलिमेंट्स 3। तो बेसिकली इजी प्रॉब्लम है, देख लेते क्या है इसमें करना। तो हमें एक नम्स एरे दिया होगा। इन वन मूव वी कैन इंक्रीज एनी एलिमेंट बाय 1, और हमें बताना है कि भाई कितना मिनिमम टोटल नंबर ऑफ मूव्स हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे सो दैट कि इसके सारे नंबर्स इक्वल हो जाए। ठीक, तो भाई देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अगर आप ध्यान से सोचो तो कभी भी आप जो इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट है उसको बढ़ाना नहीं चाहोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट को बढ़ा दिया तो फिर बाकी सारे नंबर्स को आपको बढ़ा बढ़ा के उस मैक्सिमम से जो बड़ा नंबर आपने बनाया है उस तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या मैं कह रहा हूँ भाई कि अगर मेरा 213 है तो एटलीस्ट भाई आपको सारे नंबर्स को 3 तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई 3 आपका मैक्सिमम नंबर है। इसको आप किसी भी तरीके से मिनिमाइज करके इक्वल नहीं कर सकते। तो आपको एटलीस्ट इसको सारे नंबर्स को 3 बनाने में जितने ऑपरेशन करने हैं उतने तो लगेंगे। तो 2 को 3 बनाने में एक ऑपरेशन, प्लस आपका 1 को 3 बनाने में 2 ऑपरेशन, प्लस 3 को 3 बनाने में 0 ऑपरेशन। ठीक, तो 3 ऑपरेशन तो लगेंगे ही। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं 3 को भी बढ़ाना चाह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो कि भाई 3 को बढ़ा के मैं 5 करना चाह रहा हूँ लक्ष्य, तो भाई आपने 3 को 5 करा तो अब इसके कुछ ऑपरेशन, फिर बाकी सारे नंबर्स को भी आपको 5 बनाना पड़ेंगे तो उसके भी ऑपरेशन। राइट, सो दैट्स वाई यू वांट टू कीप दिस 3 एज अ स्टैटिक थिंग, कि भाई आप इसको चेंज नहीं कर रहे हो बाकी नंबर्स को, क्योंकि आपकी मजबूरी है कि आपको 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो वे कि आप 3 को किसी कम नंबर तक रिड्यूस कर पाओ, क्योंकि आपके पास नेगेटिव ऑपरेशन है ही नहीं। आपके पास तो केवल ऑपरेशन है जिसमें आप एलिमेंट को एक बढ़ा सकते हो। ठीक, तो दैट्स वाई यू वांट टू मेक ऑल द नंबर्स इक्विवेलेंट टू द मैक्सिमम नंबर इन द एरे। तो उसके लिए आप बस हर एक नंबर को कंपेयर कर लोगे कि भाई कितना डिफरेंस है मैक्सिमम नंबर और इसके बीच में, और उतने उतने मूव्स लगेंगे हर एक नंबर के। ऐसे आप सारे नंबर्स के मूव्स चेक कर लो और फाइनल जो टोटल काउंट होगा वो दैट विल बी योर मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू मेक ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू बेसिकली इक्वल इन द एरे। ठीक, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें तो भाई इसमें मैंने मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया सबसे पहले। उसके बाद मूव्स बेसिकली मैं अपने आंसर में स्टोर कर रहा हूँ, पूरी एरे पर ट्रैवर्स करूँगा और बस मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम नंबर से इस करंट नंबर का डिफरेंस क्या है। जो भी डिफरेंस है वो मेरे मूव्स में ऐड हो जाएगा और फाइनली मैं अपना मूव्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ईजी सवाल था, आपने खुद से कर लिया होगा। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि काउंट सब एरेज विद मेजॉरिटी एलिमेंट 1। ठीक, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इसका ही बेसिकली एक सेकंड वर्जन है, तो उस पर हम बाद में आएंगे, पर पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक नम्स दिया और एक टारगेट दिया हुआ है। नम्स एक एरे है, टारगेट एक इंटीजर है। आपको बताना है कि भाई ऐसे कितने सब एरे एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आपका जो टारगेट है वो मेजॉरिटी एलिमेंट है। ठीक, मेजॉरिटी एलिमेंट अब क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी दी है कि भाई मेजॉरिटी एलिमेंट वो होता है जो कि स्ट्रिक्ट विच बेसिकली अपीयर्स स्ट्रिक्टली मोर देन हाफ ऑफ द टाइम्स इन द सब एरे। तो क्या मतलब है, मतलब ये है कि भाई अगर आपकी सब एरे लेट्स से 5 साइज की है तो कोई भी नंबर अगर मेजॉरिटी है तो इसका मतलब कि भाई वो 5 प्लेसेस है आपकी सब एरे में। तो भाई लेट्स से अगर आप बोल रहे हो कि भाई टारगेट मेरा अगर 3 है, तो टारगेट अगर मेजॉरिटी एलिमेंट है इस सब एरे का, तो भाई 3 जो होगा वो आपका हाफ से ज़्यादा बार, यानी कि इसका हाफ अगर करो तो 2, तो दैट्स व्हाट 3 बार आपका 3 प्रेजेंट होना चाहिए इस सब एरे में। अगर ऐसा नहीं है, बाकी कोई भी नंबर कितनी भी बार आ सकता है, अगर 3 बेसिकली आपका जो भी इसका लेंथ है वो बाय 2 से ज़्यादा बार आ रही है, तो दैट इज द केस व्हेन यू कैन से कि भाई इट इज़ अ मेजॉरिटी एलिमेंट। अब क्यों ऐसा है कि भाई हाफ से ज़्यादा बार, क्योंकि लेट्स से मैं अगर कहता हूँ कि भाई मेरे 2 नंबर से लेट्स से कि भाई अगर मान लो ये मेरा ऑड के केस में तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट इवन के केस अगर मान लो है तो आप बोल रहे हो कि भाई मेरा, आपने कहा कि केवल एग्जैक्ट n/2 बार है तो क्यों नहीं होगा काम। मैंने कहा कि भाई n/2 बार मान लो मेरा 3 प्रेजेंट है और मैं कहता हूँ कि भाई 2 भी मेरा n/2 बार प्रेजेंट, तो आप इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि भाई कौन सा मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है। राइट, सो दैट्स वाई दे आर आस्किंग कि भाई n/2 से ज़्यादा बार प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अब देखो किसी भी एक अकरेंस को अगर आप चेंज कर दोगे तो अब भाई आप देख के बता सकते हो कि मेरा 3 मेरा सबसे मेजॉरिटी टाइम्स अकर कर रहा है सब एरे में। सिमिलर इज द केस इसमें भी, क्योंकि भाई अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मान लो 4 होता तो अब सेम थिंग राइट, कि अगर यहाँ 4 की जगह 2 होता मान लो, तो भाई n/2 बार आपका 3 भी आ रहा है, n/2 बार आपका 2 भी आ रहा है, तो दैट्स वाई यू हैव टू हैव द अकरेंस n/2 से ज़्यादा बार। ठीक, तो अब देखते हैं भाई इसको हम कर कैसे सकते हैं। तो देखो भाई सबसे मेन थिंग है कि भाई इसके कंस्ट्रेंट छोटे हैं, इसके कंस्ट्रेंट है केवल 1000। तो अब हम मतलब कि सारी सब एरेज पे ट्रैवर्स कर सकते हैं। सब एरेज पे ट्रैवर्स करना आपको आता है कि भाई एक पूरा लूप लगेगा जिसमें हम कहते हैं कि हम स्टार्टिंग पॉइंट फिगर आउट करेंगे और दूसरे लूप में उस स्टार्टिंग पॉइंट से बेसिकली हर एक एंडिंग पॉइंट तक हम ट्रैवर्स करते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। बस अब क्वेश्चन बचा कि भाई ये कैसे फिगर आउट करोगे कि मेरा ये जो भी सब एरे अब करंटली मेरी आई और जे के बीच में है, वेदर इट इज़ हैविंग टारगेट एज अ मेजॉरिटी एलिमेंट और नॉट। तो भाई देखो सेम चीज़ है कि भाई इन्होंने बोला है कि जो काउंट ऑफ टारगेट होना चाहिए, जो काउंट ऑफ टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी योर ग्रेटर देन n/2।
दिस इज द थिंग दैट यू आर आस्किंग, राइट। तो अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो भाई मैं कहता हूँ कि ये 2 को अगर उस साइड ले जाओ तो 2 इंटू जो भी काउंट होगा टारगेट का, दैट शुड बी ग्रेटर देन योर एन। इफ बेसिकली दिस एन इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द सब एरे। तो अगर इसको हम लेंथ की तरह दिखाएं तो भाई मेरा जो 2 इंटू काउंट हो, काउंट क्या है, काउंट है टारगेट का काउंट, कितनी बार ये टारगेट अपीयर हो रहा है आपकी सब एरे में। ठीक, अगर आप ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब वो सब एरे एक आपकी वैलिड सब एरे है। ठीक, तो अगर इसको हम कोड में देखने की कोशिश करें तो भाई एक लूप लगाई है मैंने स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कि भाई मेरी सब एरे स्टार्ट कहाँ से होगी, एक काउंट ले लिया कि अब भाई इस स्टार्टिंग पॉइंट से हम देखते हैं कि कितनी बार मेरा टारगेट अकर हो रहा है। दूसरा लूप लगाया एंडिंग पॉइंट के लिए, अब ये जे जो होगा वो हर एक एंडिंग पॉइंट पे ट्रैवर्स करेगा, राइट। तो फिर हमने देखा कि भाई ये करंट एलिमेंट क्या मेरा टारगेट के बराबर है, अगर टारगेट के बराबर है तो मैं अपना काउंट प्लस प्लस करूंगा। ठीक, काउंट बढ़ गया। अब हमें चेक क्या करना है, चेक करना है कि भाई इस आई से लेके इस जे तक की सब एरे जो है वो एक वैलिड सब एरे है या फिर नहीं। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि लेंथ निकालो, लेंथ क्या होगी, आई से लेके जे के बीच की लेंथ, यानी कि जे माइनस आई प्लस 1, दैट इज बेसिकली योर लेंथ ऑफ दिस सब एरे। अब बस आपको कंडीशन चेक करनी है कि भाई क्या 2 इंटू काउंट, काउंट इज काउंट ऑफ टारगेट इन दैट सब एरे, इफ दिस इज ग्रेटर देन योर लेंथ, अगर ऐसा केस है तो भाई मतलब कि ये मेरा एक वैलिड आंसर है, इसको आंसर में ऐड कर लो, आंसर प्लस प्लस करोगे। और फाइनली बेसिकली जब ये 2 लूप खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब कि आपने सारी सब एरेज पर ट्रैवर्स कर लिया, उसमें से फेच आउट कर लिया कि कौन कौन सी सब एरे आपकी वैलिड सब एरे हैं, एंड एट द एंड आप आंसर रिटर्न कर पाओगे। तो यहाँ पे आप एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, क्योंकि कंस्ट्रेंट आपके 1000 थे, दैट्स वाई दिस एन स्क्वायर सोल्यूशन विल वर्क फॉर दिस पार्ट, राइट। हम देखते हैं कि दूसरे वाले में क्या कंस्ट्रेंट है, उस बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या ये सोल्यूशन वर्क करेगा वहाँ पे भी कि नहीं, बट फॉर सेकंड प्रॉब्लम दिस सोल्यूशन इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो तीसरा क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट नॉन डिक्रीजिंग सब एरे आफ्टर रिप्लेसिंग एट मोस्ट 1 एलिमेंट। तो भाई ये बोल रहे हैं कि भाई आपको एक नम्स दिया हुआ है, यू आर अलाउड टू रिप्लेस एट मोस्ट 1 एलिमेंट विथ एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ योर चॉइस। अब आपको करना क्या है, ये सब करने के बाद आपको भाई पता करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉन डिक्रीजिंग सब एरे। नॉन डिक्रीजिंग सब एरे क्या होती है भाई, कि जो कि आपके डिक्रीजिंग नहीं हो, मतलब कि इंक्रीजिंग हो या फिर इंक्रीजिंग। अब अगर मैं बोलूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो दैट्स वाई कि भाई आपका हर एक एलिमेंट जो होना चाहिए ए होना चाहिए वो बेसिकली बी से स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। ऐसे ही बी आपका जो होगा वो सी से, अब ए बी से अगर मैं कन्फ्यूजन हो रही है आपको तो बेसिकली एरे ऑफ 0 जो होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा एरे ऑफ 1 के, एंड सिमिलरली एरे ऑफ 2 जो होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा एरे ऑफ 1 की। अगर मैं कहूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट इन्होंने बोला है कि भाई नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब कि इंक्रीजिंग भी हो सकता है और इक्वल्स भी हो सकता है, दैट इज हाउ दे रिप्रेजेंट बेसिकली और नॉन डिक्रीजिंग, वरना ये फिर इंक्रीजिंग बोलते हैं, लेकिन इन्होंने नॉन डिक्रीजिंग बोला। इसका मतलब कि ये चाह रहे हैं कि आप भाई केवल डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, बाकी आपका इंक्रीजिंग और इक्वल वाला दोनों चल जाएगा। तो मतलब कि either जो नेक्स्ट नंबर है दैट कैन बी इक्विवेलेंट टू योर करंट वैल्यू और इट शुड बी ग्रेटर देन, इट कांट बी स्मॉलर देन फॉर एनी ऑफ आई, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। ठीक, अगर भाई देखो अब इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं हम, देखो इसको अप्रोच करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि भाई पहले जो ऑपरेशन ये लोग परफॉर्म करने को बोल रहे हैं उस ऑपरेशन को तुम निगलेक्ट कर दो, कि भाई अगर वो ऑपरेशन यहाँ पे होता ही नहीं तब हम कैसे सॉल्व करते। तो भाई तब तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता, राइट, कि आप स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करने की कोशिश करते, जहाँ तक आपको नॉन डिक्रीजिंग मिल रहा होता वहाँ तक आप चलते जाते। जैसे ही आपको एक ऐसी पॉइंट मिलता है जहाँ पे आपका आई और आई प्लस 1 जो है वो वायलेट कर रहे हैं, वैसे आप बोलते हैं कि भाई अब इसके आगे ये वाली सब एरे में कंटिन्यू नहीं कर सकता, अब मैं दूसरी सब एरे को लेके चलूंगा। ऐसे आप दूसरी सब एरे लेके चलते, जो भी आपका मैक्सिमम लेंथ आती दैट यू विल रिटर्न, राइट। बट इन्होंने अब एक कंस्ट्रेंट डाल दिया कि भाई आप एटमोस्ट एक वैल्यू को चेंज कर सकते हो, मतलब एक केस है कि भाई आप किसी को चेंज ना करो, तो मतलब ये एक सोल्यूशन इज स्टिल वैलिड। बट इसके ऊपर अब आपको कुछ और करना है, जिसमें आपको चेक करना है भाई अगर आप ये सिंपल सा ट्रैवर्सल करोगे तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कितने लेंथ की आप अभी करंटली एग्जिस्ट करती है नॉन डिक्रीजिंग सब एरे, मैक्सिमम कितने लेंथ की अभी करंटली एग्जिस्ट करती है। अब भाई आपको चेक करना है कि भाई अगर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मतलब कि किसी एक वैल्यू को चेंज करके किसी दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या सीन हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, देखो भाई क्या सीन होगा, अगर आप बेस्ट तरीका चूज करोगे तो क्या आप करना चाहोगे। तो भाई आप पता है क्या करना चाहोगे कि लेट्स से ये आपकी अभी आपने कहा कि भाई ये मेरी एक करंटली इंक्रीजिंग सब एरे है, यानी कि इसमें जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से छोटा या बराबर है, अगला एलिमेंट वो उससे छोटा या बराबर है। अब भाई इस ऐसे पॉइंट पे यहाँ पे वायलेशन हुआ, यहाँ पे देखो अगर आप देखो तो इन दोनों के बीच में वायलेशन हुआ कि भाई 5 आपका सपोज टू बी स्मॉलर देन द नेक्स्ट एलिमेंट बट इट इज नॉट, दैट्स वाई इट इज अ वायलेशन। तो इस जगह पे आप क्या करना चाहोगे, अब यहाँ पे अपना वो आप पावर यूज़ करना चाहोगे, जो पावर आपके पास है कि किसी एक एलिमेंट को चेंज करके किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आप क्या करना चाहोगे कि भाई इस 2 को हटाओ और इसको कोई एक बड़ा एलिमेंट बना दो ना, इसको लेट्स से मैं 7 बना देता हूँ। तो
तो अगर इसको मैंने 7 बना दिया तो अब आप कह सकते हो कि भाई जो अभी तक मेरा करंट एग्जिस्टिंग मैक्सिमम लेंथ थी उसमें मैं एक एलिमेंट और ऐड कर सकता हूँ जो कि मैंने अभी अभी चेंज किया है। ठीक, दूसरा तरीका आप क्या अपना सकते हो कि भाई लेट्स से मेरी वही सेम एरे है बट यहाँ पे आगे मान लो आपका एक बड़ा एलिमेंट है। ठीक, तो अब आप क्या कह रहे थे कि भाई मेरे को मजबूरन अपनी सब एरे जो है, जो मैक्सिमम लेंथ की मेरी सब एरे है, उसको मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वायलेशन हो रहा है। इसको मैं पहला इंडेक्स नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मेरा ये 5 है, दैट इज ग्रेटर देन योर इनिशियल वैल्यू। ठीक, तो इस वायलेशन को भी आप उस अपनी पावर को यूज़ करके हटा सकते हो कि भाई मैं 5 को किसी छोटा एलिमेंट या फिर 1 के बराबर ही कर दूँ। तो भाई इस केस में भी यही सेम चीज़ हुई कि आपका, अब भाई आप कहोगे कि ये और ये केस तो इक्वल है ना, इंस्टेड ऑफ आगे बढ़ाने के आप पीछे बढ़ा दो। बट मैं कह रहा हूँ कि भाई मान लो ये मेरी एंड ऑफ द एरे है, तो उस केस में तो आप इसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो ना, बट इसके पहले तो आप कर सकते हो, राइट। तो आप इसको यूज़ करके एक अपनी लेंथ बढ़ा सकते हो, या तो आगे ऐड कर दो या तो पीछे ऐड कर दो। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या परफॉर्म हो सकती है, एक और केस इसमें ये हो सकता है कि भाई मान लो आपकी यहाँ तक एक एरे थी, जिसको आप बोल रहे थे कि भाई ये मेरी अभी तक नॉन डिक्रीजिंग एरे है। ठीक, दिस इज अ नॉन डिक्रीजिंग एरे, और मान लो बीच में इनके वायलेशन हुआ और यहाँ से भी एक नॉन डिक्रीजिंग एरे है। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मैं एग्जांपल दिखाऊँ तो भाई 1 3 3 5 लेट्स से, और यहाँ पे आपका 7 था, और भाई अब मान लो आपका 2 आ गया। ठीक, 2 के बाद फिर आपका 9 आ गया, 10 आ गया, और लेट्स से 11 आ गया। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि एक मेरी 5 लेंथ की ये एक एरे है और सिमिलरली एक मेरी 4 लेंथ की ये एरे है, दोनों ही नॉन डिक्रीजिंग है, बट इनको कंबाइन नहीं कर सकते थे हम पहले। बट अगर आप अपना ऑपरेशन अब यूज़ करने की कोशिश करो तो उससे आप इनको कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन कैसे कर सकते हो कि भाई मैं कह रहा हूँ कि ये 7 पे एंड हो रहा है और ये 2 बीच में एक है जो मेरा काम बिगाड़ रहा है, दिस 2 इज बेसिकली वायलेटिंग माई थिंग। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई इस 2 को अगर मैं चेंज करके कुछ ऐसा कर दूं कि हम इन पूरी सब एरे को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। और वो कब कर सकते हैं कि भाई मैं देखो 2 को तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, बट द थिंग दैट शुड हैपन कि भाई ये मेरा 7 जो है वो मेरा 9 से भी वायलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम केवल एक ही एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, हम फिर 2 एलिमेंट को नहीं चेंज कर सकते, राइट। तो ये 7 को भाई 9 के साथ किसी तरीके से हारमोनी बनाना चाहिए। अगर ये कर रहा है ऐसा तो फिर हम 2 को हमेशा चेंज करके या तो 7 बना सकते हैं या तो 9 बना सकते हैं, तो एनीथिंग बिटवीन 7 and 9 विल वर्क। बट दिस 7 and 9 शुड बी हैविंग इन हारमोनी। इट मीन्स कि जो आपका एरे ऑफ, अगर मैं इसको कहूँ कि भाई ये मेरा एरे ऑफ आई है, यानी कि इंडेक्स आई की हम बात कर रहे हैं, तो एरे ऑफ जो i-1 है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू योर एरे ऑफ जे या फिर i+1 बोल लो आप। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो तो फिर आप एरे ऑफ आई की वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक, तो ये आपके कुछ केसेस थे, इसको अगर आप इंप्लीमेंट कर पाओगे तो आप मतलब कि क्वेश्चन के बेसिकली आपके लिए कुछ नहीं रहा। ठीक, तो अब मैं इसको इंप्लीमेंट, देखो मैंने कैसे किया कि भाई मैं निकाल लूँगा हर एक पॉइंट तक कि इस पॉइंट पे ख़त्म होने वाली मैक्सिमम लेंथ की नॉन डिक्रीजिंग सब एरे कितने लेंथ की है, दैट विल बी स्टोर्ड हेयर। सिमिलरली इस पॉइंट पे ख़त्म होने, इस पॉइंट से शुरू होने वाली मैक्सिमम लेंथ की नॉन डिक्रीजिंग सब एरे कौन सी है, तो मेरे को बस दो, एक लेफ्ट और एक राइट, बेसिकली 2 टाइप की अपनी एरे मेंटेन करनी है। एक मेंटेन करेगी कि भाई ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, तब बताओ मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। दूसरी करेगी कि भाई मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तब बताओ मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ठीक, तो उससे क्या होगा, उससे जब मैं ट्रैवर्स करूंगा हर एक आई पे, तब मैं देख सकता हूँ कि भाई इस आई के लिए क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तब मैं अपनी दोनों लेफ्ट और राइट वाली सब एरे को जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो दिस इज हाउ आई इम्प्लीमेंटेड इट। अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो देखो भाई लेफ्ट और राइट मैंने ले लिया, अब मैं इसमें स्टोर करूंगा। देखो 1 लेंथ ऑलवेज पॉसिबल है, क्योंकि एक लेंथ की सब एरे, तो भाई क्या ही इसमें नॉन इंक्रीजिंग, क्या ही नॉन डिक्रीजिंग, अकेला एलिमेंट है, हमेशा बेसिकली हारमोनी में रहेगा, राइट। तो दैट्स वाई आंसर हमेशा 1 तो एग्जिस्ट होगा ही होगा। तो आंसर को हमेशा 1 से इनिशियलाइज कर लिया। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे अपनी लेफ्ट और राइट की एरे को अपडेट कर रहा हूँ बेसिकली। तो लेफ्ट वाली एरे में क्या होगा कि भाई अगर मेरा ये पिछले एलिमेंट से बड़ा है तो इसका मतलब कि एक लेंथ में ऐड हो जाएगा, जो भी पिछले तक का आंसर था 1 प्लस कर लो। ठीक, और बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आंसर को अब मैं अपडेट भी करता चल रहा हूँ। जो मैंने पहला सिनेरियो आपको बताया था ना कि भाई पहला सिनेरियो है कि जब मैं कुछ भी मर्ज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि भाई अगर मेरा 4 साइज का अभी तक पॉसिबल था तो मैं उसके पीछे या फिर उसके आगे एक एलिमेंट ऐड करके अपना उससे बड़ा बना सकता हूँ। ठीक, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर कि भाई अभी तक मान लो मेरी लेफ्ट ऑफ आई है वैल्यू, तो उसमें मैं +1 कर सकता हूँ, बट +1 करने पे कभी ऐसा ना हो जाए, क्या क्या ना हो जाए कि मान लो मेरी भाई लेंथ ही है इस एरे की 4, ठीक,
मेरी लेंथ है इस एरे की 4, 1 2 3 4। अब आप बोल रहे हो कि भाई 4 साइज का तो मेरा है मैक्सिमम नॉन डिक्रीजिंग सब एरे, मैं उसमें +1 कर सकता हूँ। तो भाई कहाँ से एक एलिमेंट लाओगे, किसको चेंज करोगे? क्या यहाँ पे एलिमेंट चेंज करोगे या फिर यहाँ पे करोगे? एरे में है ही नहीं ना कोई एलिमेंट। तो दैट्स वाई कि भाई आप 4 से बड़ा तो कभी भी बना ही नहीं सकते हो। तो इसलिए हमेशा हमें इसको 4 की लिमिटेशन में रखना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम कर रहे हैं कि मिनिमम ऑफ वट एवर इज बेसिकली पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल, उसमें हम +1 कर रहे हैं। और फिर क्योंकि ये 4 कभी भी n से बड़ा ना हो जाए, क्योंकि n से बड़ा तो आंसर कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट्स वाई वी आर मिनिमाइजिंग इट विद n। ठीक, ये हमने करा लेफ्ट वाली एरे बनाने के लिए। सिमिलरली राइट वाली एरे बनाने के लिए बस हमें पीछे से ट्रैवर्स करना है, पीछे से ट्रैवर्स करेंगे, सेम थिंग वहाँ पे भी हम करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला लूप लगा के हम क्या कर रहे हैं, ये लूप लगा के हम देख रहे हैं कि भाई क्या मेरी दो जो आंसर है वो मर्ज होके कोई एक बड़ा आंसर बना सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम हर एक पॉइंट को मान रहे हैं कि भाई ये मेरा मर्जर पॉइंट है। अब बस हमें क्या देखना है कि भाई मेरे लेफ्ट वाला और राइट वाला क्या हार्मनी में है कि नहीं। तो वो कैसे हमने चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई मेरा i-1 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जो मेरा i+1 पे पड़ा हुआ है। तभी तो मैं अपने आप को इन दोनों के बीच का कोई एलिमेंट बनाऊंगा, तभी तो ये पूरा एक जो अभी तक दो बेसिकली आपकी अलग अलग नॉन डिक्रीजिंग सब एरेज है उनको मैं कंबाइन करके एक बड़ा एलिमेंट, बड़ी एक सब एरे बना सकता हूँ। ठीक, तो अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा है तो क्या होगा भाई, जो आपका लेफ्ट की लेंथ है, जो आपकी राइट की लेंथ है और एक आपकी लेंथ, आपने क्या किया, आपने अपने आप को भी तो भाई पार्ट बना लिया। तो आपकी लेफ्ट की लेंथ, आपकी राइट की लेंथ और आप भी आप अपने आप को उन दोनों के अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे तो आप खुद भी एक सब एरे का पार्ट बन जाओगे और ये आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी। ठीक, फिर अपने आंसर को मैक्सिमाइज कर लिया और जो भी आपका इन सब में से जो बेस्ट आंसर निकल के आएगा वो लास्ट में आपके आंसर में स्टोर होगा, आप रिटर्न कर दोगे उसको। ठीक, तो ग्रीडली बस आपको सोचना था कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं। पहले आपने देख लिया कि भाई किसी एलिमेंट को चेंज ना करो, क्या बन सकता है। फिर किसी एलिमेंट को चेंज करो, वो लास्ट एलिमेंट हो या फर्स्ट एलिमेंट हो, तो क्या हो सकता है, तो बेसिकली लेंथ आपकी +1 हो जाएगी। तीसरी सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई अब मैं दो अलग अलग नॉन कंटिगुअस सब एरे अभी तक जो थी उनको मर्ज करना चाह रहा हूँ बाय चेंजिंग देयर मिडिल एलिमेंट। मिडिल एलिमेंट चेंज करा, उन दोनों के बीच का जो ज्वाइनिंग एलिमेंट बन सकता है उसको चेंज करा, और अगर वो पॉसिबल है उसका एक बड़ी सब एरे बनना तो मैंने वो बना दी। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन और इसके बाद खत्म करते हैं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन भाई आपका एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू योर सेकंड प्रॉब्लम, जिसमें क्या करना है, एक एरे दिया हुआ है आपको नम्स और एक टारगेट दिया है, आपको बताना है कि भाई कितनी सब एरे एग्जिस्ट करती हैं जिनमें टारगेट आपका मेजॉरिटी एलिमेंट हो। तो भाई कहोगे आपकी क्या अलग क्या है, अलग भाई है कंस्ट्रेंट, कि वहाँ पे कंस्ट्रेंट है 1000, तो यू कैन ट्रैवर्स ओवर ऑल दिस पॉसिबल सब एरेज। बट यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट है कि भाई 10⁵ है आपकी एरे का साइज। तो मतलब n² तो भूल जाओ, n² तो आप कभी लगा ही नहीं सकते यहाँ पे। तो आपको n या फिर n log n या फिर n² से समथिंग छोटा सोचना है। ठीक, तो आप देखते हो भाई हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो भाई मैं कहता हूँ कि इसका हम अब धीरे से अप्रोच बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई मैं कहता हूँ कि मैं इन नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ। पहली कैटेगरी मेरी हो जाएगी कि जब कोई नंबर =2 है मेरा टारगेट के। अगर भाई कोई नंबर मेरा =2 है टारगेट के, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं उसको डिनोट करूँगा, पता है किससे, मैं उसको डिनोट करूँगा, अगर कोई नंबर टारगेट इक्वल है तो मैं उसको डिनोट करूँगा +1 से। और अगर कोई एलिमेंट टारगेट के बराबर नहीं है तो पता है मैं इसको किससे डिनोट करूँगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर टारगेट के बराबर नहीं है तो आई विल डिनोट इट विथ -1। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं अपनी नंबर्स को, जो भी मेरी एरे का नंबर है, लेट्स से मेरा 1 2 2 3 है, ये वाला ले लेता हूँ 1 2 2 3। अब मेरा टारगेट है भाई, टारगेट क्या है, टारगेट है मेरा 2, राइट, यहाँ पे टारगेट मेरा है 2। तो अब भाई मैं क्या करता हूँ, मैं डिनोट कर लेता हूँ इनको। 1 है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू टारगेट, तो इसको -1 से डिनोट होगा। 2 है दैट इज इक्वल्स टू टारगेट, तो यहाँ पे 1 से डिनोट होगा। 2 है अगेन, ये भी टारगेट के इक्वल है तो ये भी 1 से डिनोट होगा। 3 है, ये टारगेट इक्वल नहीं है तो -1 से डिनोट होगा। अब इससे आप कहोगे फ़ायदा क्या हुआ, मैं कहता हूँ इनका प्रीफिक्स सम ले लो। इनका अगर आप प्रीफिक्स सम लोगे तो पता है क्या हो जाएगा, इनका प्रीफिक्स सम लोगे तो ये -1, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका अगेन 0 हो जाएगा। ठीक, तो प्रीफिक्स सम अगर आपने लिया तो ये आपका आ रहा है -1 0 1 एंड 0। अब भाई इससे पता है क्या फ़ायदा क्या हुआ आपका, इससे फ़ायदा ये हुआ कि भाई आप अब एक बार मेजॉरिटी एलिमेंट वाली सब एरे बना के देखो। भाई मैं कह रहा हूँ कि सब एरे मेरी ऐसी होगी कुछ जिसमें मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट जो होगा वो टारगेट होना चाहिए। अगर मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट टारगेट होना चाहिए मतलब कि ये n/2 से ज़्यादा बार आना चाहिए, राइट। तो भाई इसमें मतलब कि आपका है कि n/2 से कम बार वाले एलिमेंट आएंगे जो आपके टारगेट के बराबर नहीं है, यानी कि कुछ -1s आएंगे बट n/2 से ज़्यादा बार आपके +1s आएंगे। ठीक, तो मतलब कि इस एरे में आपके +1 ज़्यादा होंगे -1 के कंपैरिजन में। तो
अगर ऐसा सिनेरियो है तो अगर आपने इसका सम लिया, इस एरे का अगर सम देखोगे तो इसका जो सम आना चाहिए इस सब एरे का, दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि हमेशा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर वो जीरो के बराबर है इसका मतलब -1 और +1 सेम टाइम अकर कर रहे हैं। अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब कि आपका -1 ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसका मतलब फिर तो वो नहीं हो सकती ना मेजॉरिटी एलिमेंट, क्योंकि मेजॉरिटी एलिमेंट तो आपका +1 होना चाहिए। दैट इज़ योर टारगेट, मेजॉरिटी एलिमेंट तो टारगेट होना चाहिए। तो अगर ये नेगेटिव हो रहा है या फिर जीरो हो रहा है तो मतलब कि ये आपका सही आंसर नहीं है। आपको वो वाली सब एरेज देखनी है जिनका सम जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो अगर हम इसको डिनोट करने की यहाँ पे कोशिश करें किसी तरीके से, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर प्रीफिक्स सम के अकॉर्डिंग डिनोट करें तो भाई प्रीफिक्स सम क्या होता है, अगर L2R, अगर प्रीफिक्स सम का यूज़ करके हमें L2R का सम निकालना है तो वो हमेशा हो जाएगा कि भाई एरे ऑफ R माइनस एरे ऑफ L, ये हो जाएगा आपका भाई प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम का यूज़ करके मान लो आपका एरे जो है वो प्रीफिक्स सम की एरे है, तो ये हो जाएगा कि भाई जो एरे ऑफ R है, या तो मैं इसको प्रीफिक्स से ही डिनोट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L, ये होना चाहिए जो वो होना चाहिए आपका जीरो से बड़ा। अगर जीरो से बड़ा है तो मतलब कि ये आपकी एक वैलिड एरे है, राइट। तो अगर मैं इसको दूसरी साइड भेजूँ तो मतलब कि मेरा जो प्रीफिक्स ऑफ R होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन मेरा प्रीफिक्स ऑफ L, राइट। तो अब आपको मतलब ऐसे सब एरेज टारगेट करनी है जिसमें L तो आपका लेस देन होगा R के, और जो आपका प्रीफिक्स ऑफ L होना चाहिए दैट शुड ऑल्सो बी लेसर देन प्रीफिक्स ऑफ R, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि भाई प्रीफिक्स वाली एरे आपने बना ली है, L इज लेस देन R, ये वाला केस आपको बस हैंडल करना है। तो अगर भाई ये देखो तो दिस इज नथिंग बट जो आपका इन्वर्जन इन एरे होता है उसका बस अपोजिट थिंग है। इन्वर्जन इन एरे होता है भाई आपका कि L लेस देन R है और जो प्रीफिक्स ऑफ R है बेसिकली दैट इज योर लेसर देन प्रीफिक्स ऑफ L, ये होता है आपका इन्वर्जन। बट ये इन्वर्जन का जस्ट अपोजिट है, बट निकालने का तरीका इसका सेम हो सकता है। आप इसको मर्ज सॉर्ट से भी निकाल सकते हो, जैसे हम प्रीफिक्स यूजुअली निकालते हैं इन्वर्जन्स, वैसे ही हम आपका ये भी निकाल सकते हैं मर्ज सॉर्ट से। लेकिन इसका दूसरा एक सिंपल तरीका है, अगर आप C++ में कर रहे हो तो आपके पास एक ऑर्डर्ड सेट नाम की चीज़ होती है। देखो एसेंशियली मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं प्रीफिक्स वाली एरो को लेफ्ट टू राइट टारगेट करूंगा, मैं लेफ्ट टू राइट इस पर ट्रैवर्स करूंगा। अब मेरे को भाई किसी भी एक करंट पोजीशन पे अगर मैं खड़ा हूँ, मेरे मान लो इसका प्रीफिक्स सम यहाँ तक का 2 आ रहा है, ठीक। तो अब मेरे को देखना है कि भाई इससे पहले तक के जितने भी एलिमेंट थे उनमें इस 2 से छोटी कितनी वैल्यूज़ है, क्योंकि मेरे को एसेंशियली इसको ग्रेटर देन प्रूफ करना है ना कि भाई मेरा जो प्रीफिक्स ऑफ R है दैट इज ग्रेटर देन प्रीफिक्स ऑफ L। तो यानी कि मेरे को ऐसे प्रीफिक्स ऑफ L निकालने हैं जो कि स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन है आपके इस प्रीफिक्स ऑफ R से। दैट इज वॉट यू हैव टू फिगर आउट। और आप क्योंकि L to R ट्रेवर्स कर रहे हो तो दैट्स वाई दिस L विल ऑलवेज बी लेसर देन दिस R, क्योंकि अभी R प्रोसेस हो रहा है और आपके सारे L ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं, तो यानी कि L आपका इंडेक्स स्मॉलर का इंडेक्स है, राइट। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप एक सॉर्टेड टाइप का कोई डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाओ तो उसमें आपका फिर ये 2 फिगर आउट करना ईजी हो जाएगा कि भाई मेरा अब बता दो कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो मेरे ये 2 या 2 से छोटे हैं। तो अब आप इसका अगर 2 को इसमें फाइंड करने की कोशिश करो तो इसमें बाइनरी सर्च का यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो कि भाई 2 मेरा इस एरे में कहाँ पे आएगा। 2 जहाँ पे आएगा उसके पहले तक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके सारे छोटे एलिमेंट होंगे बेसिकली। तो उतना आप काउंट फिर ऐड कर लोगे इस 2 के करस्पॉन्डिंग कि भाई इस करंट R के लिए मेरे जितने पोटेंशियल L एग्जिस्ट करते हैं दैट विल बी द काउंट ऑफ सब एरे जो मेरा इस R को कंसीडर करके बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि देखो दिक्कत ये है C++ में अगर आप एक सेट बनाओगे तो उसमें आपको बेसिकली इसका आप आइटरेटर तो ईजिली फाइंड कर पाओगे, लोअर बाउंड अपर बाउंड कुछ लगा के आप उसका आइटरेटर तो इजीली फाउंड कर लोगे। लेकिन जब आपको निकालना पड़ेगा कि काउंट क्या है तो भाई आपको डिफ फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। डिफ ऑफ बेसिकली अगर आपका s.begin से लेके आप जो भी आपका आइटरेटर आया है उनके बीच का डिफ निकालना पड़ेगा, और ये डिफ पता है डिफ ऑर्डर ऑफ n में काम करता है यूजुअली, ठीक। इसीलिए आपके पास एक पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड सेट, जो यही काम को भाई log n में कर देता है, log n या फिर ऑर्डर ऑफ 1 में कर देता है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द कॉम्प्लेक्सिटी, बट ऑर्डर सेट करके डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका फाइंड बाय वैल्यू करके एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आप ऑर्डर ऑफ की, एक ऑर्डर ऑफ की और एक फाइंड बाय वैल्यू, ऐसे 2 प्रॉपर्टीज होती है आपकी, जो दोनों प्रॉपर्टीज आप यूज़ कर सकते हो। जो आपका सेट में आपको डिफ करके फंक्शन होता है उसको यूज़ करके निकालना पड़ेगा, दैट विल टेक योर ऑर्डर ऑफ n टाइम वर्स्ट केस में। लेकिन ऑर्डर सेट का अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपका ईजिली काम कर जाएगा,
ठीक, अब ये आपका सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं होगा, C++ में होता है, तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू फॉर C++ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपकी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मली जो आपका मर्ज सॉर्ट का तरीका होता है, आप कोई भी जाके वीडियो देख सकते हो जिसमें आप इन्वर्जन कैसे निकाला जाता है मर्ज सॉर्ट का यूज़ करके। मेरे चैनल पे भी आई गेस इन्वर्जन का वीडियो पड़ा होगा, तो मैं उसका लिंक भी आपको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक, बट अगर आप ऑर्डर सेट का यूज़ करोगे तो इसमें आप किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग देख लोगे भाई कि अब इससे छोटी वैल्यूज़ कितनी प्रेजेंट है। ठीक, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें एक बार, तो भाई मैंने कहा ये देखो ये सारी चीज़ें आपको ऑर्डर सेट अगर यूज़ करना है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है बेसिकली, तो उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई मैंने प्रीफिक्स सम निकाला, प्रीफिक्स सम अब कैसे निकाल रहा हूँ मैं, नम्स ऑफ आई अगर टारगेट के बराबर है तो उसको मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ, अगर मेरा वो टारगेट के बराबर नहीं है तो उसको मैं -1 कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद मैंने प्रीफिक्स सम बेसिकली कंप्यूट कर लिया, तो हम 1 और -1 का एक तरीके से प्रीफिक्स सम निकाल लिया। अब बस मेरे को क्या करना है भाई, लेफ्ट टू राइट रिवर्स करो और बस निकालते जाओ कि इससे मेरे छोटे एलिमेंट कितने प्रेजेंट है। ठीक, तो बस वही किया मैंने कि भाई ऑर्डर सेट बनाया, उसमें इनिशियली 0 0 डाल लिया, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड वाला भी काउंट हो पाए, दैट्स वाई आई हैव इंसर्टेड 0 0 इन इट दैट। अब उसके बाद क्या कर रहा है मैंने भाई, स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना चालू किया। क्यों मैंने 0 0 डाला है भाई, क्योंकि लेट्स से स्टार्टिंग में मेरे पास 1 1 आ गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे पास लेट्स से 1 पड़ा हुआ है कि भाई मेरा पहले ही जो वैल्यू थी वो मेजॉरिटी एलिमेंट की इक्वल है, तो भाई अब इस 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा मेरे को, तो अगर मैं 0 0 डाल लूँगा तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये जो मेरा 0 वाली वैल्यू है दैट इज़ लेसर देन दिस करंट वैल्यू, so that's why we can take this as, so that is why we have inserted 0 0 in the set initially। उसके बाद अब क्या कर रहा हूँ भाई, ऑर्डर ऑफ की पता है क्या करता है, ऑर्डर ऑफ की आपका जो भी ये करंट वैल्यू है इससे छोटी वैल्यू पता करेगा। ठीक, अब इनिशियली क्या कंपैरेटर होता है आपका कि भाई देखो 2 वैल्यूज़ क्यों मैं डाल रहा हूँ, 2 वैल्यूज़ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि भाई पहली वैल्यू है मेरी, क्योंकि ये सेट है, पहली चीज़ सेट है, सेट मतलब यूनिक वैल्यूज़ रखेगा, बट ऐसा हो सकता है कि भाई इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, लेट्स से मेरा 1 4 बार प्रेजेंट है इस सेट में। ठीक, प्रीफिक्स सम मेरा 1 कई बार आ रहा है, और भाई अब मैं करंटली 2 पे खड़ा हूँ, तो भाई मैं ये सारे 1s लेना चाहूँगा ना, क्योंकि ये सारे 1s मेरे 2 से छोटे हैं, तो इसीलिए भाई मैं इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग दिस मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 1 कॉमा इट्स इंडेक्स। तो अब इस इंडेक्स तो भाई यूनिक है, तो दैट्स वाई ये सारी वैल्यूज़ आपकी यूनिकली आपकी सेट में पड़े होंगे, तो इसका मतलब ये अलग अलग काउंट है, अलग अलग आप चेकआउट कर सकते हो उसको। ठीक, तो भाई अब देखो, अब आप बोलोगे कि भाई मैं ये प्रीफिक्स ऑफ आई तो ठीक है, लेकिन ये -1 क्यों डाल रहा हूँ, -1 से क्यों चेक कर रहा हूँ, मतलब मैं करंटली लेट्स से मैं 2 फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं 2 -1 क्यों चेक कर रहा हूँ, ताकि भाई मैं कहीं इक्वल वाली चीज़ें भी ना ले लूँ। समझ रहे हो क्या दिक्कत है, इक्वल वाली चीज़ें अगर आइडियली तो आप बोलोगे कि भाई 2 i जो भी है उसके बेसिस पे आप चेक करो, बट उसमें पता है क्या दिक्कत होगी कि मेरे सेट में ऑलरेडी कुछ 2 0 लेट्स से 2 2 ऐसे कुछ वैल्यूज़ पड़ी होंगी, बट मैं 2 नहीं चूज़ करना चाह रहा हूँ, मेरे को क्योंकि चूज़ करना है प्रीफिक्स ऑफ आर के लिए मेरे को चूज़ करना है वो सारे प्रीफिक्स ऑफ एल दैट इज स्ट्रिक्टली लेसर देन, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली लेसर देन, इक्वल वाले नहीं चेक करने। तो भाई इक्वल से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इस केस में तो ये 2 2 बराबर हो जाएगा मेरा, और अब फिर मेरा इसके बेसिस पे चेंज होगा, राइट। तो अगर मेरा ये 2 जो है ये छोटा है इस आई से, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इस आई को बाद में प्रोसेस कर रहा हूँ, तो अगर मेरा 5 है मान लो, तो मैं इसको भी कंसीडर कर लूँगा कि भाई ये भी एक मेरा स्मॉलर है, लेकिन वो तो भाई स्ट्रिक्टली स्मॉलर चाहिए ना मेरे को इक्वल वाले तो नहीं चाहिए। तो दैट्स वाई मैं ये सेकंड वैल्यू को इतना छोटा बना दे रहा हूँ कि भाई ऐसा कभी ना हो कि अगर आगे वाली चीज़ें मेरी इक्वल हैं तो मेरा ये कभी ना जीते, क्योंकि मेरा नेगेटिव कोई इंडेक्स हो ही नहीं सकता, और मैं इंडेक्स ही पुश कर रहा हूँ, राइट, मैं इंडेक्स ही पुश कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई ये नेगेटिव वाला कभी नहीं जीत पाएगा। तो ये हमेशा मेरा कभी भी इक्वल वाले केसेस में नहीं जीत पाएगा, हमेशा मेरा जो इससे स्ट्रिक्टली लेसर देन है उस केस में ही जीत पाएगा। तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग -1। आप कोई भी इसमें नेगेटिव की वैल्यू ले सकते हो, जो कि बेसिकली आपका 0 वाले इंडेक्स से कोई भी छोटी वैल्यू ले सकते हो, -1 -2 -∞ कुछ भी ले सकते हो। ठीक, ये करने के बाद आपने लास्ट में इस वाले वैल्यू को भी इंसर्ट कर दिया कि भाई प्रीफिक्स ऑफ आई और ये वाला इंडेक्स आई है, और ऐसा करते करते लास्ट में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने क्या किया, हर एक करस्पॉन्डिंग आर के करस्पॉन्डिंग आपने हर एक एल फाइंड कर लिया कि इस आर को लेके मेरे कितने एल एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा आपने अगर हर एक आर के लिए कर लिया तो आपको फिर सारी सब एरेज मिल जाएंगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर अभी तक नहीं पता थे तो अगर C++ में आप कोड करते हो तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें मेनली 2 ही फंक्शन होते हैं, एक ऑर्डर ऑफ की होता है और एक फाइंड बाय वैल्यू होता है। गेस ये 2 फंक्शन आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर लेकिन आप किसी और लैंग्वेज में कोड करते हो तो अगर पाइथन में करते हो तो बाइसेक्ट राइट आई थिंक आपका काम कर जाएगा, क्योंकि आप
की लिस्ट में आई थिंक बाइसेक्ट राइट आप लगा सकते हो, राइट। तो लेकिन अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज में काम करते हो जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली मर्ज सॉर्ट वाला तरीका देख सकते हो कि कैसे हम मर्ज सॉर्ट से भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी सबकी सेम होगी, एन लॉग एन ही लगेगा बेसिकली आपका, क्योंकि आप एन बार ट्रेवर्स कर रहे हो और लॉग एन में आपका अगर आप मर्ज सॉर्ट से करोगे तो भी आपका लॉग एन ही लगेगा उसमें, क्योंकि मर्ज सॉर्ट भी एन लॉग एन में ही काम करती है, ठीक। तो आपका फिर एन लॉग एन में तरीका हो जाएगा। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये सारे सॉल्यूशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लिंक्स पे जाके सॉल्यूशन चेकआउट कर सकते हो। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।